Good morning, students. Most welcome to everyone in today's chemistry class. इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 और इसमें कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर कंप्लीट करके इस टॉपिक का एंड किया था। आज हम लोग इसी टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल और लैटिस मैटर। किसी भी यूनिट सेल में जो पार्टिकल की डेंसिटी होती है, ठीक, मतलब कितने ग्राम पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट सेल ऑक्यूपाई करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास पार्टिकल होता है। इसका फार्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब। जेड इंटू एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब। क्लियर। जेड यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एम एटॉमिक मास, अगर एटम है कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, एन ए एवोगैड्रो नंबर होता है, ए एज लेंथ इन सेंटीमीटर हमें लिखना पड़ेगा, डेंसिटी तब आएगी आपकी ग्राम पर सीसी में। एज लेंथ आपको सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, तब डेंसिटी किस में आएगी, ग्राम पर सीसी में। एज लेंथ एक्चुअली इतनी छोटी यूनिट होती है, इतनी कि इसको जनरली पीकोमीटर में दिया जाता है, तो 1 पीकोमीटर इसको 10⁻⁻12 मीटर होता है, हम कन्वर्ट कर लेंगे, या 1 पीकोमीटर इसको 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60 ग्राम पर मोल हैज़ एफसीसी यूनिट सेल। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 400 पीकोमीटर। फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ए 400 पीकोमीटर दिया है, ये 10⁻10 मल्टीप्लाई हो जाएगा सेंटीमीटर में। एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 होती है, कल बताया गया। तो रो इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आंसर अपना आ जाएगा 6.23 ग्राम पर सीसी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कंपाउंड कॉपर क्लोराइड हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 3.4 ग्राम पर सीसी। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। इस सेल यूनिट सेल की एज लेंथ आपको फाइंड करना है, तो कॉपर क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट आपको खुद फाइंड करना होगा, 99 होगा, जेड 4 होगा एफसीसी के लिए। अब यहाँ पे अननोन ए है, तो आप ए अननोन रखोगे, सारी वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करने के बाद ए आ जाएगा आपका 5.783 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, या ये एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। आप एंगस्ट्रॉम में भी बता सकते हो। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। एन एलिमेंट डेंसिटी 6.8 ग्राम पर सीसी अकर्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर विथ यूनिट सेल एज ऑफ 290 पिकोमीटर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। 200 ग्राम एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, वेट अपान पार्टिकल वेट या मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो वेट तो दिया गया है, एटॉमिक वेट नहीं पता है, तो एटॉमिक वेट आपको इस फार्मूले में पुट करके एम आपको फाइंड करना होगा। तो रो आ गया जेड इंटू एम अपान एन इंटू ए क्यूब। यहाँ से एम अननोन है, एम आप सॉल्व कर लो कि 50 ग्राम हो जाएगा। अब 50 ग्राम एटॉमिक मास आ गया। आपसे पूछा गया है 200 ग्राम में नंबर ऑफ एटम, तो 200 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वेट अपान एटॉमिक वेट। वेट 200 है, एटॉमिक वेट 50 आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और एक मोल्स में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो इतने मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन 2 फॉर्म्स दैट इज एफसीसी एंड बीसीसी whose यूनिट सेल एज लेंथ 3.5 और 3 एंगस्ट्रॉम है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज इन एफसीसी एंड बीसीसी। एफसीसी और बीसीसी में उनकी डेंसिटी आपको फाइंड करना है। तो डेंसिटी का फार्मूला जेड इंटू एम अपान एन इंटू ए क्यूब। डेंसिटी एफसीसी में, एफसीसी की वैल्यू जेड 4 है, बाकी एम और एन ए कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम एज लेंथ डिफरेंट है। बीसीसी में जेड 2 है, एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब, एज लेंथ ये है। बस सिंपल से दोनों को डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा 1.259। ये रेशियो दोनों का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये न्यूमेरिकल्स कुछ हो गए। बाकी आपको न्यूमेरिकल्स की शीट आपको मिलेगी, उस शीट को आप ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे अपने आप, जो नहीं आएगा आप हमसे पूछते रहोगे। और अब हम लोग इस चैप्टर का अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शंस और पैकिंग इफिशियंसी।
पैकिंग फ्रैक्शंस या पैकिंग इफ़िशियंसी। ठीक है, तो पहली बात तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, ये पता होना चाहिए। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स इन द यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये एक रेशियो है, और किसका रेशियो है, टोटल वॉल्यूम यूनिट पार्टिकल का जो यूनिट सेल में है अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का। ठीक है, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में फाइंड करेंगे, तो 2r इज इक्वल्स टू a, r इज इक्वल्स टू a/2। ये रिलेशन आपको हमने कई बार बताया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं और एक दूसरे को टच करते हैं। तो कॉर्नर से कॉर्नर की डिस्टेंस स्मॉल a है क्योंकि एज लेंथ है, और रेडियस के टर्म में 2r है, तो 2r इज इक्वल्स टू a या r इज इक्वल्स टू a/2। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि वो एटम स्फेरिकल है, 4/3 πr³ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ है, a की प्लेस पे 2r रखोगे 8r³ हो जाएगा। पैकिंग इफिशियंसी, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, लेकिन यहाँ पे एक एटम नहीं है, इंटू जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल जेड होते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करने से 0.524 के आसपास आ जाएगा, जो कि 52.4 के आसपास परसेंटेज फील्ड स्पेस आ जाएगा। परसेंटेज फील्ड स्पेस 52.4 के आसपास आ जाएगा। क्लियर, तो ये बच्चों आप 52.4 याद रखोगे, या 52 भी लिख सकते हो। और एम्प्टी स्पेस कितना, 48% है। कितना है, 48%। तो दोनों ही आपको याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है अपना, इसके बाद हमें देखना है FCC यूनिट सेल में। तो FCC यूनिट सेल में सबसे पहले हमें रिलेशन एक बार देख लेना है। ठीक है बच्चों, कि एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो फेस सेंटर में पार्टिकल हर कॉर्नर पे होते हैं और फेस के सेंटर में होता है, और फेस के सेंटर वाला चारों कॉर्नर से टच करता है। तो ये जो फेस डायगोनल है, ये रेडियस के टर्म में 4r है, और इधर एज लेंथ a है, ये भी एज लेंथ a है। तो फेस डायगोनल a के टर्म में a√2 हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से a√2 इज इक्वल्स टू 4r है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4r इज इक्वल्स टू a√2, तो यहाँ से r इज इक्वल्स टू a√2/4 हो गया। ठीक है, और d हमें यहाँ पे d से कोई मतलब नहीं है, लिख दिया है लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपको d की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इंटू जेड अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 4 × 4/3 πr³ अपान a³। a की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से देखो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, 4r/√2। तो a के प्लेस पे 4r/√2, इसको सॉल्व कर लिया है, पहले नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0.74। परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज इफिशियंसी 74%। इफिशियंसी का मतलब फील्ड स्पेस। ठीक, तो 74% टोटल 100% में से फील्ड स्पेस है, और वेकेंट स्पेस कितना है, 26%। तो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस 26% है। अब हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल में देखते हैं। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में हर कॉर्नर में पार्टिकल होते हैं और बॉडी के सेंटर में होता है। मैंने सिर्फ 3 पार्टिकल आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। ये तीनों पार्टिकल रियली में क्या होते हैं, तीनों आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तीनों आपस में एक दूसरे के टच में होते हैं। तो टच में होते हैं तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4r हो जाएगी। कितनी r हो जाएगी, 4r। और ये साइड a है, a भी यहाँ पे बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल जो होता है वो √3 टाइम एज लेंथ का होता है, दैट इज a√3। तो a√3 और 4r ये इक्वल होंगे। a√3 इज इक्वल टू 4r, r इज इक्वल टू a√3/4। जेड यहाँ पे 2 है, आपको याद है। पैकिंग फ्रैक्शन, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जेड से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ गया 0.68। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 68% हो जाएगा। तो परसेंटेज इफिशियंसी या परसेंटेज फील्ड स्पेस या परसेंटेज फ्रैक्शन 68% हो गया, और परसेंटेज एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32%। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 3 तरह की इफिशियंसी हो गई, सिंपल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर। सिंपल में 52.4%, फेस सेंटर 74% एंड बॉडी सेंटर 68%। और अगर वैकेंट स्पेस फाइंड करना है तो परसेंटेज इफिशियंसी 100 से आप परसेंटेज इफिशियंसी आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह पैक्ड होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, वो किस मैनर से होते हैं, कितने मेथड हैं,
ये सारी डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में, इस हेडिंग में, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन क्रिस्टल्स। सबसे पहले इसमें नंबर ए है यहाँ पे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वैसे तो ये 3 तरह की पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और तीसरी होती है नंबर सी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। लेकिन कुछ के सब पार्ट भी हैं। तो सबसे छोटा जो मेथड है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन है। सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन एक छोटा सा डायग्राम बना है। इसमें देखो सारे पार्टिकल एक सीधी लाइन में रखे गए हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं। बस इसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग इन वन डायमेंशन। यहाँ पे वन डायमेंशन है, सिर्फ लेंथ है। विड्थ लेंथ के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है और हाइट भी नेग्लिजिबल है, तो सिर्फ हम लोग वन डायमेंशन कहेंगे। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स टचिंग ईच अदर इन ए रो, एक रो में हम अरेंज करते चले जाते हैं। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज जस्ट इन टच विथ 2 अदर नेबरिंग स्फीयर्स, दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। इसमें हर पार्टिकल अपने से आगे और पीछे 2 पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कहलाएगा। यह पैकिंग इन वन डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कहलाएगा। क्लियर। नाउ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में हम लोग क्लोज पैकिंग देख लेते हैं। तो इसके 2 पार्ट हैं। नंबर फर्स्ट है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सेकेंड हमारा है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे, ठीक है। इसमें याद करो अभी हमने 1 डायमेंशन पैकिंग बताई थी। एक लाइन में हमने पार्टिकल रख दिए, उसी के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन रख दी, उसी के ऊपर जस्ट थर्ड और फोर्थ, ऐसे रखते चले गए। और इसमें किसी पर्टिकुलर एक पार्टिकल को लिया और उसको टच करने वाले 4 पार्टिकल हैं यहाँ पे, चारों के सेंटर आपस में हमने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो एक स्क्वायर बन गया। और इसमें फर्स्ट रो के ऊपर सेकेंड रो के पार्टिकल आ रहे हैं, सेकेंड रो के ऊपर थर्ड के आ रहे हैं, थर्ड के ऊपर फोर्थ के आ रहे हैं। तो इसमें हर रो सिमिलर लग रही हैं। तो अगर इसको हम ए बोलेंगे तो उसको भी ए बोलना पड़ेगा, इसको भी ए बोलना पड़ेगा, आगे भी ए बोलना पड़ेगा। तो इस अरेंजमेंट को ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। क्लियर। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ए टाइप अरेंजमेंट। इन दिस अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कैसे बताया मैंने अभी, एक पार्टिकल अपने से 4 नेबर पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में है, टच में है। कोई ज़रूरी नहीं कि टच में हो, इक्वल डिस्टेंस पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, शॉर्टेस्ट एंड इक्वल, भले ही वो टच कर रहे हो या ना टच कर रहे हो, शॉर्टेस्ट एंड इक्वल डिस्टेंस। ना इसके बाद सेकेंड है अपना 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें सबसे पहले हमने एक पार्टिकल की एक हमने रो बना दिया, उस रो के ऊपर हमने एक रो बनाया है, लेकिन जो फर्स्ट रो के डिप्रेशन थे, गड्ढे थे, उनमें सेकेंड रो के पार्टिकल रखे हैं। थर्ड रो के पार्टिकल सेकेंड रो के जो गड्ढे हैं, डिप्रेशन है, उसमें रखे। फोर्थ रो के पार्टिकल जो थर्ड लेयर के जो डिप्रेशन है, जो गड्ढे हैं, उसमें रखते चले गए। तो इसमें हमें ऐसा अरेंजमेंट करने से क्या लग रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड सिमिलर है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड सेम, फर्स्ट और सेकेंड जो है डिसिमिलर है, फर्स्ट और सेकेंड डिसिमिलर है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड सिमिलर है। क्लियर। फर्स्ट और फोर्थ डिसिमिलर है, फर्स्ट और फिफ्थ सिमिलर है। तो मतलब एक के बाद एक सिमिलर आती चली जा रही है। तो इसको हमने ए बी टाइप अरेंजमेंट बोल रहा है। इसमें किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को टच करने वाले जितने भी पार्टिकल हैं, उनके सेंटर को आपस में मिला दिया तो हेक्सा बन रहा है, और 6 पार्टिकल कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है। तो टाइप इसका ए बी है, और अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसमें हेक्सागन बन रहा है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब आता है नंबर सी, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2 तरह से होती है। एक हमारी होती है 3 डायमेंशनल फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक होती है 3 डायमेंशनल फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जो फर्स्ट है 3 डायमेंशनल फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका दूसरा भी नाम है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें एक सिंपल क्यूब बनता है, इसलिए इसका दूसरा नाम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और इसके आगे सब पार्ट होंगे, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें एक हमारी ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, एक लेयर बन गई। इसी लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर रखते चले जाएं, फिर तीसरी लेयर रखते चले जाएं, फिर फोर्थ लेयर रखते चले जाएं, तो एक क्यूब बनता चला जाएगा बच्चों, क्यूब बनता चला जाएगा। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और इसमें हर लेयर एक दूसरे के ऊपर की, तीसरे के ऊपर की सिमिलर होती है, इसलिए इसका टाइप दिया गया है ए पैटर्न। ऑल द लेयर्स आर आइडेंटिकल है यहाँ पे।
ओनली 52% ऑफ द अवेलेबल इज ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर। इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है वो 52% पाया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 कैसे है, देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये पार्टिकल है तो 4 पार्टिकल तो इसके कांटेक्ट में इसी लेयर में है, और जब इसके ऊपर एक दूसरी लेयर रखी जाएगी, नीचे रखी जाएगी, तो इसके ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, 6 है। अब हम देखते हैं 3D फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। 3D फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हेक्सागोनल एक हमने पहले लेयर बना लिया है, इसमें 2 तरह के वाइड आपको दिखाए गए हैं। वाइड का मतलब होता है गैप, गैप का मतलब स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स इन एनी क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड वाइड्स। तो ये डेफिनेशन आप वाइड्स के आगे लिख लेना जब हम आपको बताएंगे। तो ये वाइड यहाँ पे 2 तरह के पाए गए हैं, एक स्मॉल ए देखो लिखा गया है और एक स्मॉल बी लिखा गया, ऊपर वाले 2 तरह के वाइड हैं। द स्फीयर्स इन द बेस लेयर आर मार्क्ड एज कैपिटल ए, सभी स्फीयर को कैपिटल ए नाम दिया गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स इन द बेस लेयर, ऑल द वाइड्स आर इक्विवेलेंट, दीज आर मार्क्ड एज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये सभी इक्विवेलेंट है, लेकिन सबका नाम क्या दिया गया है, ए और बी नाम अलग अलग दिया गया है, लेकिन है इक्विवेलेंट, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखो बच्चों, इसमें द स्फीयर्स इन द सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड ऑन द वाइड्स मार्क्ड एज ए। ए जो वाइड थे उनके ऊपर सेकेंड लेयर के पार्टिकल रख दिए गए। वाइल वाइड्स जो मार्क बी था आर लेफ्ट अनऑक्यूपाइड, बी को खाली छोड़ दिया गया। द स्फीयर्स इन द सेकेंड लेयर आर इंडिकेटेड बाई डॉटेड सर्किल्स। ये देखो इसके ऊपर रख दिया गया है, ए के ऊपर रखा गया लेकिन बी हमारा खाली है। अब इसमें 2 तरह के वाइड फिर आ गए हैं, एक ए वाइड नाम दिया गया और डी वाइड नाम दिया गया, एक ए और एक डी। तो डी देखो दोनों साइड से ओपन है, क्योंकि नीचे भी ओपन है ऊपर भी ओपन है, और बी जो है ऊपर से बंद हो गया। जो ए नाम ये ए था, यहाँ पे 2 तरह के वाइड और बन गए, एक डी वाइड है और एक यहाँ पे देखो सी वाइड है। एक डी है, डी दोनों साइड से ओपन है, और जो सी है वो ऊपर से क्लोज हो चुका है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स इन द सेकेंड लेयर, दीज आर सी एंड डी। द वाइड सी आर सराउंडेड, द वाइड सी आर ऑर्डिनरी व्हिच लाई above the spheres of base layer, whereas white D lie on the whites B। B के ऊपर D लाई कर रहा है, मतलब B अब D में कन्वर्ट हो गया है। The white D are thus combination of 2 whites, one of the first layer and one of the second layer, these are called octahedral whites। तो white जो B था उसी के ऊपर white D बन गया है, मतलब ये खुला हुआ है, ओपन है, और इसका नाम दिया गया है octahedral white। क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसमें 3 तो नीचे हैं और 3 ऊपर है, ठीक है। तो 6 लेयर से मिलके बना है, तो इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, और ये दोनों साइड से क्या है, ओपन है। क्लियर। अब इसके बाद इसमें जो थर्ड लेयर कैसे रखेंगे, थर्ड लेयर के पार्टिकल कैसे रखेंगे, वो हम लोग आगे इसमें देखते हैं, ठीक है। तो टू बिल्ड अप द थर्ड लेयर देयर आर 2 अल्टरनेटिव। थर्ड लेयर जो है ना, थर्ड लेयर को 2 तरह से रखा जाएगा। 2 तरीके से कैसे रखा जाएगा ये आपको देखना है, ठीक है। थर्ड लेयर का जो अरेंजमेंट है वो भी 2 मेथड से हो जाता है, मेथड ए और मेथड बी। तो थर्ड लेयर का जो अरेंजमेंट है, मेथड ए देखो क्या है। इन द फर्स्ट वे, सबसे पहले द स्फीयर्स आर प्लेस्ड ओवर द टेट्राहेड्रल और सी वाइड्स। द स्फीयर्स आर प्लेस्ड ओवर द टेट्राहेड्रल या सी वाइड के ऊपर रखते हैं जो सेकेंड लेयर में वाइड बने हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द स्फीयर्स इन द थर्ड लेयर लाई एग्जैक्टली एबव द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। जब थर्ड लेयर के पार्टिकल अगर इस तरह हम अरेंज कर देते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जो थर्ड लेयर के पार्टिकल हैं वो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के जस्ट एग्जैक्टली ऊपर आ चुके हैं, मतलब थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर सिमिलर आ गई है। व्हेन दिस अरेंजमेंट इज कंटिन्यूड, अगर ये अरेंजमेंट हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं इनफाइनाइट टाइम, द सिस्टम ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू पजेस हेक्सागोनल सिमेट्री। हेक्सागोनल सिमेट्री बन जाती है, इसीलिए इसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या नाम होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम होता है। अब इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि फर्स्ट और थर्ड लेयर सिमिलर है, सेकेंड और फोर्थ सिमिलर है, थर्ड और फिफ्थ सिमिलर है, तो मतलब यहाँ पे इस पैटर्न को हम लोग नाम देते हैं HCP का AB टाइप, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सपेरिमेंटली देखा गया है 12 आया है। क्लियर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है, इसमें हम लोग 3D स्ट्रक्चर है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको
बिना मॉडल के हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, या तो मॉडल होना चाहिए, मॉडल पॉसिबल नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 याद रखना है। और इसमें परसेंटेज जो फील्ड स्पेस है वो है 74%। कितना है? 74% परसेंटेज फील्ड स्पेस है। अब इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो थर्ड लेयर है दो तरह से रखी जाएगी। अब इसका जो सेकेंड मेथड है प्लेस करने का, वो क्या है वो देखते हैं। इन सेकेंड वे द स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड ओवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डी। थर्ड लेयर के जो स्फीयर हैं अब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी में रखे गए हैं, इसके पहले सी में रखे गए थे। इट इज ऑब्जर्व दैट स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर डू नॉट कम ओवर दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। ऐसा अरेंजमेंट करने के बाद हमें ये देखा गया कि जो थर्ड लेयर के पार्टिकल हैं वो जस्ट फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं आते हैं। इसका मतलब थर्ड लेयर भी डिसिमिलर है, सेकेंड भी डिसिमिलर है, और फर्स्ट तो अपनी डिफरेंट है ही है। स्फीयर्स इन द फोर्थ लेयर विल करस्पॉन्ड टू द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। और जो फोर्थ लेयर के जो पार्टिकल हैं वो फर्स्ट लेयर से सिमिलर होते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिफरेंट होती है। व्हेन सच एन अरेंजमेंट इज कंटिन्यू द सिस्टम इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ऐसा जब अरेंजमेंट हम लोग बार बार करते रहते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। क्लियर? या CCP अरेंजमेंट। इसका जो पैटर्न पाया गया वो पैटर्न क्या पाया गया? ABC टाइप अरेंजमेंट पाया गया है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, और इसमें जो परसेंटेज ऑफ फील्ड स्पेस है, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी है, वो है 74%। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें, इनको आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ये डिफरेंट है, और जो फोर्थ लेयर आएगी वो फर्स्ट लेयर से सिमिलर होगी। इसका मतलब इसका जो अरेंजमेंट है वो ABC अरेंजमेंट है, और नाम क्या है? CCP। क्लियर? तो नंबर 1 हो गया 1 डायमेंशन, नंबर 2 हो गया 2 डायमेंशन, नंबर 3 डायमेंशन C, और 3 डायमेंशन में 3 तरह से हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेथड। थर्ड का नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग में होता क्या है कि जो हमारी बेस लेयर की जो पार्टिकल हैं वो थोड़ा गैप में रखे जाते हैं, और गैप में रखने के बाद वो जो उनके बीच में गैप बचता है उसमें हम सेकेंड लेयर के पार्टिकल रखते हैं, सेकेंड लेयर के गैप में थर्ड लेयर के पार्टिकल, थर्ड लेयर के गैप में फोर्थ लेयर के पार्टिकल। इस तरह ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं BCC अरेंजमेंट या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। इन दिस अरेंजमेंट द स्फीयर्स इन द फर्स्ट लेयर आर स्लाइटली opened up, that is none of these spheres touches each other. In the second layer the spheres are placed at the top of hollows in the first layer. In the third layer, जो थर्ड लेयर में spheres are placed exactly above the first layer. Each sphere in this system is in contact with 8 spheres. इसमें जो हर स्फीयर है वो 8 स्फीयर से कॉन्टैक्ट में होता है। कैसे? 4 तो ये हो गए, 4 इसके ऊपर रख दिए जाएंगे, तो 8 पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में होता है हर स्फीयर, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे हम लोग? 8 बोलेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी होती है? 68% होती है। तो ये तीनों तरह की पैकिंग हुई, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। एक बार हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की समरी एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक बड़ा टॉपिक है और इनमें हम समरी एक बार फिर से देख लेते हैं। समरी ऑफ द 4 काइंड्स ऑफ पैकिंग फॉर 4 स्फीयर्स। ठीक, 3 डायमेंशन। नंबर 1 था सिंपल क्यूबिक बताया गया था, जिसका पैटर्न AAA है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? 52% है। ये इसको हम प्रिमिटिव क्यूबिक भी बोलते हैं। दूसरा हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ गया। हेक्सागोनल का टाइप ABAB है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, यूनिट सेल नॉन क्यूबिक है। तीसरा क्यूबिक क्लोज पैक है CCP, इसका जो टाइप है ABC है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, पैकिंग एफिशिएंसी 74 है, और यूनिट सेल क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। स्ट्रक्चर लास्ट है BCC, इसका टाइप ABAB आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ गया, पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, और इसमें यूनिट सेल का जो टाइप है वो क्या है? बॉडी सेंटर्ड है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गई सब तरह की पैकिंग। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी क्रिस्टल में वाइड क्या होते हैं, एक्चुअली जो वाइड क्या होते हैं? वाइड्स, इट इज़ द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस।
क्रिस्टल लैटिस में जो स्पेस बचता है पार्टिकल कुछ के अलावा, उनको हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स वैसे अभी हमने आपको दो तरह के बताए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, वैसे 4 होते हैं, लेकिन पहले हम दो वॉइड्स का रिलेशन पार्टिकल के रेडियस के साथ फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम चारों तरफ के वॉइड पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज कैपिटल आर। ये आपके कुछ पार्टिकल यहाँ पे हमने बना दिए हैं, ए बी डी एफ ई और यहाँ पे सी भी बना हुआ है। तो ये जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल कौन से पार्टिकल हैं? जिनसे हमारा वो यूनिट सेल बनी हुई है। ठीक, अब इनके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में यहाँ पे देखो डार्क कलर का छोटा सा स्फीयर रख दिया गया है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो जो रेडियस इसकी होगी वही रेडियस टेट्राहेड्रल वॉइड की होगी, और ये जो बड़े स्फीयर इनकी रेडियस कैपिटल आर कंसीडर की गई है। क्या कंसीडर की गई? कैपिटल आर। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है इन फिगर, स्फीयर ए ई एफ फॉर्म्स ट्रायंगुलर बेस। ए ई और एफ ये ट्रायंगुलर बेस बनाते हैं और उसके बेस के टॉप पे रखा जाता है बी, और इनके अंदर जो गैप बचता है उसके अंदर रखा जाता है जो डार्क स्फीयर है वो रखा जाता है। स्फीयर बी प्लेस्ड अबव द 3 स्फीयर्स। The shaded sphere placed in the tetrahedral void formed by 4 spheres A, E, F and B. फेस डायगोनल जो ए बी है वो A√2 है, सबको पता है, बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ए बी क्या है? A√2 है। ठीक, और रेडियस के टर्म में क्या है? 2r है, क्योंकि ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, टच में होते हैं। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर दैट इज कैपिटल 2r। तो 2r इज टू A√2, आर इज टू क्या हो गया? A√2/2 या A/√2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्लियर? अब इसके बाद बॉडी डायगोनल सबको पता है, बॉडी डायगोनल √3a होता है, और बॉडी डायगोनल, ठीक, इसका बॉडी डायगोनल देखो, ये हमारा बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल ए के टर्म में तो A√3 है, लेकिन रेडियस के टर्म में ये तीनों आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी कैपिटल आर और इसकी 2 स्मॉल आर हो गई। तो 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर इज टू A√3। तो ए डी हम लोगों ने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, ए डी इज टू 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर या A√3। यहाँ से 2r प्लस आर A√3 या r प्लस आर A√3/2 इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। डिवाइड करने से बच्चों ये डेरिवेशन आप डिवाइड मल्टीप्लाई आप कर लोगे, मैथमेटिक्स है। लास्ट में आ गया स्मॉल आर अपान कैपिटल आर 0.225 आ गया, या स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.225 इंटू कैपिटल आर आ गया। मतलब कैपिटल आर क्या है? एटम की रेडियस, स्मॉल आर क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस। तो कैपिटल आर को 0.225 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी रेडियस आ जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड की। ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हम एक बार रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम सबको पता है 6 स्फीयर से मिलकर बनता है, या आप 4 आप ऐसे रख सकते हो, एक ऊपर से रख सकते हो और एक नीचे से रख सकते हो। उसके बीच में जो गैप है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, ये रेडियस देखो आपको डायग्राम से क्लियर है, 2r प्लस आर 2r हो गई। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है वो 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर है, और ए के टर्म में A√2 है क्योंकि फेस डायगोनल है, A√2 है। यहाँ पे देखो AC इज इक्वल टू A√2 है, AB क्या है? 2r है, AB 2r है, 2r इज इक्वल टू A होता है, 2r इज इक्वल टू A, r इज इक्वल टू A/2 होता है। ठीक, AC हमारा फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल A√2 है और इसके टर्म में 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर है। AC 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर इक्वल टू A√2 है, यहाँ से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर A√2/2 हो गया, या A/√2 इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इसमें डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन को जब फर्स्ट से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद लास्ट में क्या बचेगा? स्मॉल आर इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल आर बचेगा, स्मॉल आर इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल आर बचेगा। तो ये दो डेरिवेशन हो गए, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। इसके आगे का टॉपिक बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।